वेलकम माय फ्रेंड्स। आज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बायोडाइवर्सिटी के पार्ट 3 यानी सेशन 3 में हम लोग बायोडाइवर्सिटी की समृद्धता, उसकी जो गहनता है बायोडाइवर्सिटी की, और उस बायोडाइवर्सिटी की जो कम गहनता है उसकी विरलता, माने गहनता और विरलता के क्या कारण है, या बायोडाइवर्सिटी के कम होने या अधिक होने का क्या कारण है, उन सब पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे IUCN के रेड लिस्ट या रेड बुक या रेड लिस्ट कैटेगरी के बारे में। रेड लिस्ट कैटेगरी जो है वो 9 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले बात हम लोग बात करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी की जो गहनता है, ठीक है, जो लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता की जो गहनता है और निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला है हैबिटाट स्ट्रेस, जो दूसरा है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक बिलगाव, डोमिनेंस बाय वन स्पेसीज, एक प्रजाति की अधिकता, प्रभाविता। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल नीचे की उपलब्धता। पांचवा है एज इफेक्ट और छठा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भिक इतिहास। बात करते हैं इकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में। जब किसी जगह पर इकोलॉजिकल स्ट्रेस अधिक होता है, मतलब कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अनुकूल नहीं होता है, मानवीय हस्तक्षेप का भी दबाव अधिक होता है, मानवीय हस्तक्षेप भी अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में जैविक विविधता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। जब हैबिटाट पर स्ट्रेस होता है, या नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों तरीके से या किसी एक तरीके से, तो वहाँ पर हैबिटाट जो जैविक विविधता होती है वो क्या होती है, कम होती है। अगर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है हैबिटाट पे, नेचुरली वो ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर जैविक विविधता अधिक होती है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि भौगोलिक बिलगाव, कोई पृथ्वी का कोई ऐसा भूखंड जो शेष पृथ्वी से अलग होता है, माने स्थल खंड, कोई पृथ्वी का एक ऐसा स्थल खंड जो मुख्य स्थल खंड से अलग होता है, वहां पर भी जैव विविधता देखने को कम मिलती है। जितने भी आइलैंड है वो मुख्य आइलैंड से दूर होते हैं, तो आइलैंड में, द्वीप समूह में, द्वीप पर जो जैविक विविधता होती है वह मुख्य भूमि से कम होती है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो भारत में जो मेनलैंड है उसके तुलना में जैविक विविधता कम पाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया के बगल में तस्मानिया है, तस्मानिया की बात कर ले, तो वहाँ पर तस्मानिया में ऑस्ट्रेलिया की तुलना में जैविक विविधता कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहने मतलब यही है कि जो अगर मुख्य भूमि से कोई भूखंड अलग है, यानी द्वीपीय भाग में, वहां पर जैव विविधता कम होती है। डोमिनेंस बाय वन स्पेसीज, अगर कहीं पर एक स्पेसीज की अधिकता हो जाती है तो भी जैव विविधता कम हो जाती है। अगर आहार श्रृंखला की बात करें या आहार जाल की बात करें, वहां पर अगर कंज्यूमर की संख्या अधिक हो जाए, किसी एक कंज्यूमर की, टॉप कंज्यूमर अगर उसकी अधिकता अधिक हो जाती है तो सेकेंडरी कंज्यूमर का ज़्यादा उपभोग करेगा। ऐसी स्थिति में आहार श्रृंखला कमजोर पड़ जाती है और जैव विविधता भी कमजोर हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल नीचे के बारे में। जो इकोलॉजिकल नीचे अगर अधिक होता है तो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, पारिस्थितिकीय जटिलता बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में जब पारिस्थितिकीय जटिलता अधिक होती है तो विविधता बढ़ जाती है। जहाँ पर पारिस्थितिकीय जटिलता अधिक होती है वहाँ पर जैव विविधता अपने आप बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एज इफेक्ट है। एज इफेक्ट के बारे में बात उन्होंने किया था कि जहाँ पर दो या दो से पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हैं तो जो ओवरलैपिंग एरिया है या कॉमन जो एरिया होता है, वहाँ पर अगर यहाँ पर 2 स्पेसीज है, यहाँ पर भी 2 स्पेसीज है, तो ये 2+4 अगर हो गए तो 4 के अलावा भी यहाँ पर अन्य स्पेसीज, मान लेते हैं कि 2 और स्पेसीज, 6 स्पेसीज, मतलब कि इकोटोन की एक अपने आप में, इकोटोन एक अपने आप में जो है इकोसिस्टम होता है। तो इस इकोसिस्टम में अगर ये ए इकोसिस्टम है और बी इकोसिस्टम है, तो इसमें इकोटोन वाले में A+B के अलावा भी तीसरा भी प्रजाति मौजूद होता है। यहाँ पर ऑलरेडी जैव विविधता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री
जब बहुत लंबा होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, इस कहने का मतलब, तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन के बारे में, और दूसरा बात कर लेते हैं आर्कटिक रीजन के बारे में, अंटार्कटिक रीजन के बारे में। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में की जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है वो इक्वेटोरियल रीजन की तुलना में स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में हमें फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर क्लाइमेटिक परिवर्तन हुआ है, और वो जूलॉजिकल जो टाइम स्केल है, वो टाइम स्केल में उसमें विभिन्न तरह का परिवर्तन देखने को मिला है विश्वतीय वन प्रदेश की तुलना में। तभी विश्वतीय प्रदेश बहुत पुराना हो जाता है आर्कटिक और अंटार्कटिक की तुलना में। यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में इसीलिए जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी तो कारण है इक्वेटोरियल रीजन के लिए जैव विविधता का अधिक होने का, लेकिन इसका एक जियोलॉजिकल टाइम, जो जियोलॉजिकल टाइम है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो भी काफ़ी पुराना है और स्टेबल है, इसलिए भी यहाँ पर जैव विविधता देखने को अधिक मिलती है। तो ये है विविधता के जो विविधता का लेवल है या विविधता की गहनता है, उसको निर्धारित करने वाले कारक। अब बात होती है कि ये तो कि फिर तो जैव विविधता की कमी के क्या कारण है, कौन से ऐसे कारण है जो जैव विविधता में कमी ला देते हैं या गिरावट करते हैं। तो उसके कारण यहाँ दिया गया थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के सामने ये थ्रेट्स है। कौन कौन सा थ्रेट्स है? हैबिटाट लॉस। हैबिटाट लॉस का मतलब, हैबिटाट लॉस में होता क्या है, हैबिटाट लॉस कैसे होता है, हम जाकर के वहाँ पर वनीय प्रदेश में के अगल बगल कोई अगर कोई सेटलमेंट है, तो सेटलमेंट का धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इसके बाद मानव अपने रहने के लिए जब बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का निर्माण करता है, ऑफिस का निर्माण करता है, अन्य सारी सुविधाओं का निर्माण करता है, तो इनके जो एनिमल्स हैं उनका या जो प्लांट्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, मतलब विखंडित हो जाता है। तो क्या होता है, हैबिटेट लॉस होने लगता है, और हैबिटेट लॉस होते हैं तो बायोडाइवर्सिटी स्वतः गिरने लगती है। इसी प्रकार एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स का जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है, जब हम किसी अपने संसाधन के लिए जो बायोडाइवर्सिटी का जब दोहन करने लगते हैं, अत्यधिक दोहन करने लगते हैं, किसी एक पौधे या किसी एक एनिमल का जब दोहन करने लगे, या एक से अधिक एनिमल या प्लांट्स का दोहन करने लगते हैं, तो जैव विविधता क्या होती है, ह्रास होने लगता है। आज के तारीख में देखिए, हम जो वेस्टर्न घाट में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो 16 वन की क्या स्थिति हो जाएगी। आज के समय में बहुत सारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और सुपर हाईवे बन रहे हैं, वैसी स्थिति में क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हैं या सुपर हाईवे प्रोजेक्ट हैं जो कि नेशनल सेंचुरी और नेशनल पार्क होकर गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसी प्रकार से पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में है कि बायोडाइवर्सिटी में जब हम लोग अकुमुलेशन, हम लोगों ने बायो अकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बात की थी कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो अकुमुलेशन जब इकोसिस्टम में जहाँ पर पोल्यूटेंट का प्रवेश करता है, जिस लेवल पर, वहाँ पर इनका निरंतर अकुमुलेट करते जाते हैं, संचय होता है, तो उसको हम बायो अकुमुलेशन कर देते हैं। प्रोड्यूसर में देखने को मिलता है, प्रोड्यूसर से फिर ये धीरे धीरे अपर ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, जिसे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन करते हैं। जब बायो मैग्निफिकेशन बढ़ने लगते हैं तो बॉडी पर बहुत सारे नेगेटिव असर पड़ने लगते हैं। जैसे कि हम लोगों ने गिद्ध के बारे में, जो हमारा वल्चर होते हैं, उनकी बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। कि क्या है, उनके बॉडी में बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, क्योंकि उनमें केमिकल की मात्रा, विशेष डिफ्लॉक केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसमें किडनी फेलियर की बढ़ रहा है, जिसके कारण वो गायब हो रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं कि जब हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर वो एक, जब हम सिंचाई करते हैं खेतों का, तो वहाँ से पानी जो है चला जाता है झील में, और झील में चला जाता है तो वहाँ पर झील में एल्गी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जो बीओडी है उसकी मात्रा गिर जाती है, जिससे कि प्राणियों पर बुरा असर पड़ता है। चौथा है
बायोलॉजिकल इन्वेंशन, जैविक आक्रमण। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी स्थान विशेष पर जब बाहरी प्रजाति का आगमन हो जाता है तो स्थानीय विशेष की प्रजाति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बाहर से आई हुई इंडिया में प्रजाति है जिसका नाम है वाटर हायासिंथ। इसको जलकुंभी भी कहा जाता है हिंदी में, जलकुंभी। ठीक है, बंगाल तितर, इसका बंगाल में से बंगाल तितर कहा जाता है। ये एक्चुअली में इंडिया में ये नहीं पाई जाती थी, ये दक्षिण अमेरिका और अमेजन बेसिन में पाया जाने वाली प्रजाति है, जिससे कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ सजावट के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में लाया था, जो कि आज के तारीख में ये भारत के सभी नदी नालों में बिखर गए हैं, फैल गए हैं और स्थानीय प्रजाति को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज जलवायु परिवर्तन। अभी तक के जो प्रेजेंट में जलवायु परिवर्तन चल रहा है, उससे पहले जलवायु परिवर्तन भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन पहले के जलवायु परिवर्तन नेचुरल थे। जब जब जलवायु परिवर्तन हुए हैं तब तक प्रजातियों का विनाश हुआ है और नए तरीके से फिर नई प्रजातियों का उद्भव हुआ है। वर्तमान समय में जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई प्रजातियां ऐसी है जो कि विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि कई ऐसे फसल हैं जो कि वहाँ पर खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। हमारे खाद्यान्न में तो कुछ फसलें आती हैं जिन्हें हम अपने आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती है और कई पहुंच चुकी हैं। तो ये था हमारा थ्रेट्स। तो ये प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आता है कि आपको पूछ देता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन है। ये जो कारण दोनों तरफ जो कराए गए हैं, थ्रेट्स के कारण मैंने कैसे लॉस हो रहा है और इनकी रिचनेस का कैसे इनका लेवल्स होता है, ये सारे रैंकिंग में है। ये रैंकिंग में इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में रहते हैं। अब हम बात करते हैं IUCN के बारे में। तो अब बात करते हैं IUCN के बारे में। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी और IUCN के द्वारा रेड लिस्ट 1964 से जारी किया जाता है। और IUCN का जो रेड लिस्ट है, इसमें बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो जीव है, मतलब जो जीवों को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 9 ग्रुप में बांटा गया है। और 9 ग्रुप में जो बांटा गया है वो 5 आधारों पर बांटा गया है, जो कि हमने शुरुआती वीडियो में बताया था। ठीक है, और 9 आधारों पर 9 ग्रुप में 9 कैटेगरी में बांटा गया है कि 9 कैटेगरी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। EX मतलब एक्सटिंक्ट, EW मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN मतलब थ्रेटेंड इंडेंजर्ड, UV मतलब थ्रेटेंड वल्नरेबल, NT मतलब नियर थ्रेटेंड, LC मतलब लिस्ट कंसर्न, DD मतलब डाटा डिफिशियंटी और NE मतलब नॉट इवेलुएटेड। इतने 9 भागों में बांटा गया है। अब ये 9 भागों में जो बांटा गया है, ये ध्यान रखना है कि इसमें जो ये 3 जो है, ये और ये तीनों को हम लोग मोटे तौर पे कहा जाता है कि थ्रेटेंड ग्रुप है। क्या है ये? थ्रेटेंड है। किसमें बांटा गया है? थ्रेटेंड में। थ्रेटेंड में, ठीक, तीनों थ्रेटेंड में है। अब थ्रेटेंड को जो हमारा कैटेगरी है, थ्रेटेंड के जो है फिर 3 भागों में कह सकते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड वल्नरेबल। 9 ग्रुप में बांटा गया, लेकिन 9 ग्रुपों को कहा जाता है कि थ्रेटेंड है। ठीक है, इनके सामने संकट है, फ्यूचर में इनके सामने संकट उत्पन्न हो सकती है, आने वाले समय में इसमें या इसमें किसी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा कि बता दूं मैं कि ये जो हमें देखने को मिल रहा है, इसमें से कोई भी जो एक्सटिंक्ट, जो इन वाइल्ड है, वो एक्सटिंक्ट में हो सकता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट में भी हो सकता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड थ्रेटेंड इंडेंजर्ड में भी हो सकता है, थ्रेटेंड वल्नरेबल में थ्रेटेंड इंडेंजर्ड में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये इसमें भी शामिल हो सकता है, इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इसमें ग्रुप में जाए, ये इसमें ग्रुप में जाए। अब ये है कि सरकार के द्वारा, चूंकि ये इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के संदर्भ में, तो इनके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। अगर सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर नकारात्मक प्रयास, पॉजिटिव प्रयास है, अगर नेगेटिव प्रयास है तो ये इसमें इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात थी। अब देखिए इंस्टिंक्ट में क्या है। इंस्टिंक्ट में वो होता है जो कि पिछले 50 सालों में ये नहीं देखे गए हैं। जैसे कि चीता इन इंडिया में पिछले 50 वर्षों में नहीं देखे गए हैं।
तो भारत में चीता पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अलग बात है कि अभी अफ्रीका से चीता को इंडिया में लाया गया है। इसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये जंगल में से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। हाँ, मतलब कि जंगल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, मतलब कि इन सीटू नहीं है, लेकिन एक सीटू जैसे कि जू वगैरह में इनको अभी भी दिखाई देते हैं ये। तो जैसे कि हवाईयन क्रो हो गया, सिमीटर ऑरिक्स हो गया, ऑक्सिक्स हो गया, ये क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, EW है। इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होते हैं एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे होते हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इसको हम इसका कंजर्वेशन नहीं करते हैं तो ये तुरंत ये किसमें आ जाएंगे, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में आ जाएंगे। इससे पे इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है जल्द से जल्द। जैसे कि माउंटेन गोरिल्ला, ओरेंगुटन, ये सब किसमें है, ये किस पे है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आते हैं। इसके बाद थ्रेटन इंडेंजर्ड में है, इसके जस्ट नीचे का स्थान है वो, ठीक है, ऊपर का स्थान नीचे तो पर कितना चला जाएगा। थ्रेटन इंडेंजर्ड में कौन है, ये वेरी हाई रिस्क पे है, ठीक है। और पेग्राइन फाल्कन इसके अंतर्गत आते हैं थ्रेटन इंडेंजर्ड में, ये वेरी हाई रिस्क पे है। इसके बाद थ्रेटन वल्नरेबल है, ये हाई रिस्क पे है। इसको शब्दों को ध्यान रखना है, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क और एक्सट्रीमली। अब किसका संबंध किससे है इसको ध्यान रखेंगे तभी ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। इसमें हाई रिस्क पे कौन है, हिपोपोटामस है। इसी प्रकार से नियर टू थ्रेटन में क्या है, नियर टू थ्रेटन में ये है कि ये इसके अंतर्गत मूल्यांकन जो किया गया, डाटा पूरा इसके बारे में पूरा का पूरा उपलब्ध है, लेकिन ये ना तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा, थ्रेटन वल्नरेबल क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहा है, ना थ्रेटन इंडेंजर्ड का पूरा कर पा रहा है, ना थ्रेटन क्रिटिकली इंडेंजर्ड का कर रहे हैं। जब इसका नहीं कर रहे हैं तो बाकी स्वाभाविक इसका ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब थ्रेटन वल्नरेबल के जस्ट पहले की स्थिति कौन सा है, NT है, नियर थ्रेटन है, ठीक है। इसके बाद लिस्ट कंसर्न है, ये थ्रेटन के जो स्टेटस है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो थ्रेटन के लिए जो स्टेटस चाहिए उसको ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं LC, ठीक है, लिस्ट कंसर्न। और इसके बाद डाटा डिफिशिएंट है, इसका मतलब कि इसके बारे में हमारे पास एडिक्वेट डाटा नहीं है, मूल्यांकन इसके बारे में हम नहीं कर पाते हैं। और बाकी तो एनी में वो है कि जो उनका कुछ हमारे पास उपलब्धि नहीं है तो इसको कंप्यूटर से किसी तरीके से हम इवेलुएट नहीं कर सकते हैं। इसके पास एडिक्वेट डाटा नहीं होता, डाटा होता है लेकिन एडिक्वेट नहीं होता है, इनके बारे हमारे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है। यही 9 कैटेगरी में बांटा गया है। बस हमें ध्यान रखना होगा एक्सट्रीमली के बारे में, वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, हाई रिस्क के बारे में, और एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के बारे में ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न इससे रहते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे, वैसे भी अन्य भी और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे आने वाले सेशन में। तो आगे हम लोग करेंगे इससे संबंधित अन्य टॉपिक।